हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। कैसे हो आप सभी लोग। और आज हम फिर से नई सीरीज के साथ आए हैं। तो आज हम साइंस के जो क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू में यूपीएससी 2006 में जो पूछे गए थे वो आज अटेम्प्ट करेंगे। ये हमारी 5वीं सीरीज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन है सी वायु में 0 डिग्री सेल्सियस वायु में, 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, जल में, लकड़ी में। तो इसका सही आंसर है आपका डी, लकड़ी में जो है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। ठीक है, ध्वनि की जो चाल है वो अलग अलग माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, जिसमें अगर हम बात करें तो हमने जानते हैं कि जो ठोस होता है, ठोस माध्यम होता है सॉलिड में, उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो इन सभी में अगर हम बात करें तो लकड़ी जो है ठोस है, तो इसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ये 3300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ध्वनि लकड़ी में चलती है। ठीक है, स्पीड होगी इसकी। अगर जल की बात करें तो जल में ये 1482 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वायु की भी बात कर लेते हैं तो वायु में ये लगभग 3100 होता है, तो 332 मीटर पर सेकंड ये इसकी स्पीड होती है वायु में। ठीक, और गर्म वायु में भी अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो गर्म वायु में इसकी स्पीड होती है 387 मीटर पर सेकंड। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। टेप रिकॉर्डर व अन्य ध्वनि यंत्रों में अंकित पद डॉल्बी बी और डॉल्बी सी किसे निर्दिष्ट करता है। आवृत्ति मॉड्यूलित तंत्र पर, आयाम मॉड्यूलित तंत्र पर, रव ह्रास मतलब नॉइस रिडक्शन सर्किट, और दोनों एसी और तथा डीसी शक्ति प्रयोगों में लाई जा सकती है। तो इसका आंसर है आपका सी, नॉइस रिडक्शन सर्किट। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, यूपीएससी के बारे में खासकर बता रहा हूं कि साइंस टेक्नोलॉजी इकोनॉमी, इनके जो शब्द हैं उनको इंग्लिश में एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि जैसे ये देखा रव ह्रास परिपथ, अब इसको समझ में ही नहीं आएगा हिंदी में। ठीक है, तो इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, तो इसलिए इंग्लिश में देख लेना, नॉइस रिडक्शन सर्किट। ठीक, यहाँ पे तो ये इस काम में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रकरणों में किस एक के साथ पद सी एम बाई के संबंधित है। तो ये किसमें है, रेलवे संकेतन में है, नौसंचालन, ऑफसेट मुद्रण में, और इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑफसेट जो प्रिंटिंग होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपने ये पेपर वगैरह देख, न्यूज़पेपर में देखना तो पेपर के लास्ट के पेज पर या किसी कॉर्नर पर इस तरीके से ये बिंदु बने होते हैं, तो ये ऑफसेट प्रिंटिंग के ही होते हैं। और ये जो सी वाई, ये जो है ना सी एम बाई के, तो सी एम बाई, ओके, ये इसी के, ये इन्हीं कलर के नाम है। ठीक है, ये जितने भी बैनर वगैरह प्रिंट होते हैं तो उनके लास्ट में भी ये बिंदी बने होती हैं। ठीक है, ये कलर अच्छे से प्रिंट हो उसके लिए इस प्रकार का इनका यूज किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्त ट्यूबलाइट निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है ट्यूबलाइट पर। ठीक है, ट्यूबलाइट पर इनमें से कौन सा अंकित होता है। तो 220 के, 273 के, 6500 के, और 9000 के। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 6500 के। अब यहाँ पे हमें यह समझना है कि ये के का मतलब क्या है। के का मतलब है केल्विन। ठीक है, के का मतलब है केल्विन, जो केल्विन पैमाना है उससे मतलब है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं, तो ट्यूबलाइट पर लिखित होता है। तो आप अपने यहाँ पे जो एलईडी है ट्यूबलाइट बल्ब है उन पर देखिएगा, ये नंबर वगैरह लिखा होता है। तो सामान्यतः जो हमारे यहाँ हमारे घरों में नॉर्मल ट्यूबलाइट या एलईडी बल्ब होता है वो 6500 के पे काम करता है। ठीक है, ये काम किस लिए करता है, ये कूलिंग के बेस पे काम करता है। ये थोड़ा सा नॉर्मल दूध या लाइट जो होती है जिसे हम बोलते हैं वो इस पे होता है। जैसे जैसे हीट बल्ब हीट जनरेट करता है तो ये कैसा होगा, कम होने लगता है। और अगर बल्ब में से ठंडी रोशनी आ रही होती है तो वो आपका जो है किस लिए आता है, कूलिंग
बल्ब में ठंड, बल्ब जो है रूम में हीट जनरेट नहीं करता। तो ये इसको आप समझ सकते हैं ऐसे। अगर आपके यहाँ कुछ इस प्रकार से रोशनी आ रही है तो आप समझिएगा ये हीट जनरेट करता है। इस प्रकार के बल्ब के आसपास आपको हीट का एहसास होगा। ये नेचुरल है जो हमारे घरों में यूज होती है, आसपास नेचुरल वाइट होता है। और अगर कूलिंग वाइट, जैसे जिनके घरों में ज्यादा कूलिंग वाला सिस्टम होता है, ज्यादा ठंडे बल्बों का यूज करते हैं जो लोग, वो उनके घरों में इस प्रकार के बल्ब तो 6000 के आसपास के बल्ब होते हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ मौसम अधिक गर्म होता है तो इसलिए हीट कम करने के लिए रूम वगैरह में तो इस प्रकार के बल्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दूधिया लाइट है, यहाँ पे वार्म लाइट है और यहाँ पे ये ज्यादा कूलिंग लाइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित हैं? आविष्कारक और आविष्कार, इनको मैच करना है हमें। क्रिस्टोफर कॉकरेल, ये इन्होंने हावरक्राफ्ट की आविष्कार किया था, हाँ बिल्कुल किया था इन्होंने। डेविड बुशनेल, इन्होंने पनडुब्बी का आविष्कार किया, हाँ बिल्कुल किया है, पनडुब्बी का आविष्कार इन्होंने किया है। गेसियर पेरियर, इन्होंने भापपोत यानी स्टीम शिप का आविष्कार किया, नहीं इन्होंने नहीं किया है स्टीम शिप का आविष्कार। स्टीम शिप का आविष्कार किया था रॉबर्ट फुल्टन ने, रॉबर्ट फुटलैंड इन्होंने किया था। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बी, बी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए, तो ये 2006 में पूछे गए थे फिजिक्स के जो सारे क्वेश्चंस थे, ये है वो। अब हम बात करते हैं 2006 में जो केमिस्ट्री के पीवाईक्यू थे उनकी बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित रसायनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और ट्राइक्लोरोएथेन एथिलीन, उपरोक्त में से कौन से निर्जलीय धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग के रसायन के रूप में यूज किए जाते हैं? तो यहाँ पे बेंजीन का यूज होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज होता है, ट्राइक्लोरोएथिलीन का भी यूज होता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आपके कौन से आंसर हो जाएंगे? एक, केवल सी आपका हो जाएगा, एक एक दो चार। अब हमें इसको थोड़ा सा समझना चाहिए क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट, इसका यूज जो है आपका कठोर जल का, यानी कि जो नॉर्मल धुलाई होती है ना, कठोर जल को मृदु जल में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसे वॉशिंग सोडा या सोडा एस भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को। ठीक है, अब ये बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राइक्लोरोएथिलीन, इनकी बात करते हैं। तो ये जो है ड्राई क्लीनिंग में यूज किए जाते हैं। अभी इससे पहले, यानी कि जहां तक पहले मैं भी जो है मम्मी की साड़ियों को ड्राई क्लीनिंग के लिए जाता था, तो ऐसे ही मुझे शायद मैंने पूछा था उनसे कि ये ड्राई क्लीनिंग होती कैसी है, मतलब इसमें निर्जल मतलब पानी का यूज नहीं किया जाता इस तरह की धुलाइयों में। तो पहले क्या होता था, पेट्रोल पदार्थ का यूज किया जाता था। उन्होंने मुझे बताया था पेट्रोल का वो यूज करते थे, पेट्रोल, नेफ्ता, इसका। अब पेट्रोल के साथ क्या प्रॉब्लम होती थी, ये ज्वलनशील होते थे, इनमें आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे। तो इस वजह से इनको हटाया गया और अब इसकी जगह बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राइक्लोरोएथिलीन जैसे जो रसायन है इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चाय को निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय तथा कॉफी का संगठक है कैफीन, एक मूत्रवर्धक होता है। ठीक है, मृदु पेय यानी सॉफ्ट ड्रिंक में साइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। एस्कार्बिक अम्ल हड्डियों तथा दांत के निर्मित होने के लिए आवश्यक है। हमारे पोषण में एस्कार्बिक अम्ल के लिए साइट्रिक अम्ल एक अच्छा प्रतिस्थापक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए, चाय और कॉफी में कैफीन की मात्रा होती है, ये यहां से यहां तक स्टेटमेंट सही है। चाय में थोड़ी अधिक होती है, कॉफी में थोड़ी कम होती है। ठीक, ये एक मूत्रवर्धक होता है, हाँ ये मूत्रवर्धक होता है क्योंकि ये शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है ADH। ठीक है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये ADH हार्मोन जो होता है इसकी मात्रा जो है इसकी स्राव को रोक देता है और साथ में ही मूत्र जो है उसकी मूत्रवर्धन को बढ़ाता है। तो इसलिए ये पहला स्टेटमेंट जो है आपका सही हो जाएगा।
सॉफ्ट ड्रिंक में साइट्रिक अम्ल का यूज होता है, ये स्टेटमेंट सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल जिसे हम नॉर्मली भाषा में विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो कि हड्डियों और दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के डॉक्टर, वो लोग भी सलाह देते हैं भाई खट्टी चीजें खाओ। तो उससे क्या हो, खट्टी चीज मतलब, खट्टी मतलब ये साइट्रिक अम्ल भी खट्टा होता है, लेकिन खट्टी का मतलब जैसे आंवला हो गया, संतरा, नींबू, ऐसी चीजों से आपके जो है दांतों को फायदा होगा। ठीक है, दांतों के निर्मित होने में ये लाभदायक होता है। लेकिन एस्कर्बिक अम्ल जो है की जगह पे हम साइट्रिक अम्ल ले सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि साइट्रिक अम्ल जो है ये शरीर के लिए थोड़ा नुकसानदायक होता है और अच्छा एक प्रतिस्थापक नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका अगर ज्यादा मात्रा में इसको लोगे तो ये हमें नुकसान भी देगा। ठीक है, इसलिए अगर आपने, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। अच्छा, अगर यहाँ पे मुझे एक ऐड याद आ रहा है, कॉलगेट का ऐड होता था, उसमें वो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर टीथ को रखते थे। ठीक है, मतलब बताते थे कि अगर आप ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक लोगे तो उसका आपके दांतों पे क्या असर पड़ेगा, और नॉर हमारा अगर कॉलगेट यूज करोगे तो उसमें क्या असर होगा। तो उसमें जो सॉफ्ट ड्रिंक वाला जो सेल होता था, यानी जिसमें दांत वगैरह रखे होता था, वो आसानी से टूट जाता था, तो इसलिए वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, ये इस प्रकार की एड एक आती थी, मुझे याद है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? तो लोहा और टिन, सीसा और टिन, एल्यूमिनियम और सीसा, एल्यूमिनियम और लोहा। तो इसका सही आंसर है आपका बी है, सीसा और टिन। सीसा और टिन जो है ये आपके सोल्डर जो है सोल्डर इनसे मिलके बना होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, धातु को जोड़ने की प्रक्रिया होती है। धातु को जोड़ने, जो सोल्डरन होती है, ये दो धातुओं को जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है। और ये जो धातु होती है कम ताप पर भी आसानी से पिघल जाती है। ठीक है, सोल्डरन। तो ये थे सारे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, सारे के सारे। अब हम चलते हैं आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन में। ठीक है, बायोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू आएगा। तो उस वाहिका का नाम क्या है जो आमाशय से क्षुद्रांत, अब ये छोटी आंत का हिंदी वर्ड है, शुद्ध नाम है, छोटी आंत से यकृत में पोषण युक्त रक्त देती है। ठीक है, अब पोषण युक्त रक्त का मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज समझना। तो क्या है आपका, ये सारे ऑप्शंस हैं आपके। तो इसमें बाएं यकृत धमनी, यकृत सिरा, दाएं यकृत धमनी, यकृत प्रवेश द्वार सिरा। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हेपेटिक पोर्टल वेन, ये आपका सही आंसर है। अब हम आते हैं, ये एक डायग्राम है जो मैंने आपको यह समझाने के लिए बताया है। ये देखो, ये हिपेटिक आर्टरी है, अरे ये आर्टरी है, ये धमनी है, और ये बैन यानी कि सिरा है। तो अच्छा, शरीर में एक बात याद रखना कि जितने भी अंग होते हैं उनमें एक ही सोर्स होता है रक्त आने का, मतलब एक ही सोर्स से उनको ब्लड मिलता है। लेकिन यकृत एक लौता ऐसा सोर्स है जिसको दो तरीके से ब्लड मिलता है। तो ये देखो आप, ये रेड कलर से भी यहाँ जा रही हैं, ये रेड वाली भी है यहाँ पे, और ये ब्लू वाली भी है। ठीक है, दो है यहाँ पे। तो ये जो है ना, ये वाली, ये पोर्टल, ये ब्लू वाली जो जा रही है, ये आपको दिख रही होगी। हाँ, तो यही है, इसी से आपको यहाँ पे इसको खून मिलता है, जो पोषण युक्त खून। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पित्त वाहिनी आमाशय में अपनी अंतर वस्तु मोचित करती है। अब यहाँ पर लैंग्वेज को समझना, अंतर वस्तु मतलब है जो पित्ताशय से, जो गॉल ब्लैडर से जो वो निकलता है। पित्त वाहिनी मतलब यानी कि पित्ताशय से जो लाइन पाइप जुड़ा होता है ना, पित्ताशय। ठीक है, और अंतर वस्तु मोचित करती है, यानी कि जो पित्ताशय से जो हार्मोन से जो निकलते हैं, वो अंतर वस्तु, मोचित मतलब छोड़ना,
ठीक है, आमाशय में मोचित करती है। अग्नाशय वाहिनी, अग्नाशय वाहिनी मतलब अग्नाशय से निकलने वाली जो पाइपलाइन होगी यानी जो नली है वो ग्रहणी, ठीक है, अभी इसको समझते हैं ग्रहणी क्या है। ठीक है, मैं अपनी अंतर्वस्तु मोचित करती है, मोचित मतलब छोड़ती है। तो कौन सा कथन सही है? तो ये जो पूरा आपका जो ये क्वेश्चन है ये आपका पाचन तंत्र के डायग्राम अगर आपको सही से याद होगा पाचन तंत्र का तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो इसमें पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो पित्ताशय होता है वो अपना जो पित्त होता है वो आमाशय में नहीं छोड़ता, वो अग्नाशय में ही छोड़ता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। तो अभी इसको हम केवल आंसर 2 इसका सही है। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो ये देखो डायग्राम, ये है आपका स्टमक आमाशय, ये आपका गॉल ब्लैडर है, और यहाँ ये है आपकी पित्त वाहिनी, ये जो हरी हरी लाइन जा रही है ना ये पित्त वाहिनी है। ये नीचे ये आपका पैनक्रियास है, आग्नाशय है, और ये है वो, ठीक है, ग्रहणी, जो ग्रहणी की बात कर रहे हैं ना तो ये है वो। ठीक है तो अग्नाशय जो है वो अपना इसमें डालता है, लेकिन पित्ताशय जो है वो अपना अग्नाशय को देता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो दूसरे डायग्राम में ये गॉल ब्लैडर है, ये लीवर है, ये पैनक्रियास है, ये स्टमक है, और ये आपका यहाँ से जो भी अंतर जो भी हार्मोन्स वगैरह होते हैं, रस होता है, जूस होता है, वो यहाँ पे ये छोड़ता है। ठीक है, चलिए अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे कथन को आर कहा गया है। दोनों वक्तव्यों के अंतर नीचे कूट की सहायता से चुनिएगा। सेल्यूलोज छितर रोग सीसा, अब इसको शटर प्रूफ ग्लास बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पॉलीसैकेराइड जल में विलयनशील नहीं होती, विलयनशील नहीं होती। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है आपका? तो स्टेटमेंट ए इसका सही है, ए आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब सेल्यूलोज जो है सेल्यूलोज का यूज शटर प्रूफ ग्लास बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये इसी गुण का हो, चूंकि ये पॉलीसैकेराइड होता है इसलिए जल में घुलनशील नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति जो दूसरे को मेनिंगोकॉक्सी मस्तिष्क वर्ण शोध का संचरण मच्छर काटने, एक बीमारी है ये, ठीक है, बीमारी है, इसका संचरण मच्छर के काटने से होता है। मस्तिष्क वर्ण शोध यानी मेनिंगोकॉक्सी जो रोग है ये मच्छर के काटने से होता है कि नहीं, सीधा सा उसने ये पूछा है कि एक दूसरे व्यक्ति को क्या ये रोग जो है मच्छर के काटने से होता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है बमन मतलब उल्टी, ग्रीवा पीड़ा, ग्रीवा पीड़ा मतलब ग्रीवा मतलब होता है आपकी जो गला होता है, गला पीड़ा, ग्रीवा पीड़ा। मेनिंगोकॉक्सी यानी ये मस्तिष्क वर्ण शोध जो है, शोध है के लक्षणों के दो लक्षण हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है ये पूछा है। तो इसमें आपका स्टेटमेंट जो 2 है वो सही है, केवल 2 सही है इसमें। पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, क्योंकि ये जो है एक संक्रमण रोग है, ये आपका एक संक्रमण रोग है जो मच्छरों के काटने से नहीं होता, ये डायरेक्ट होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट होता है, यानी कि सीधा व्यक्ति टू व्यक्ति संक्रमण। आप प्रत्यक्ष रूप से इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में अगर आप आ जाते हो, जैसे कि वही छींक रहा हो, श्वास लंबे टाइम तक आप उसके कांटेक्ट में हो, तो ये रोग आपको भी हो सकता है। अब इस रोग को थोड़ा सा समझ लेते हैं, होता क्या है। ये जो रोग है मेनिंगोकॉक्सी रोग, ये रोग जो है एक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा। अब इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम है आपका निसेरिया। निसेरिया एक बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि जो हमारी खोपड़ी होती है, मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क कपोल में जो एक द्रव्य भरा होता है ये उसको संक्रमित कर देता है और उसकी वजह से ये रोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? तो देखिए चावल, रागी, अंडा, मलाई उत्तरा, दूध। तो अगर इन सभी में बात करें तो इसमें चावल जो है
एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है। तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, रागी, रागी जो दिया गया है, रागी जो है कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। सबसे अधिक कैल्शियम जो है इसमें पाई जाती है। अगर आप 100 ग्राम रागी ले रहे हो ना, तो इसमें आपको 334 mg जो है कैल्शियम मिल जाएगा। अंडे की अगर बात करें तो अंडा में लगभग 100 ग्राम अंडे में 90 mg कैल्शियम होता है। और अगर मलाई उतरे दूध की बात करें तो दूध अगर 80 भी 100 ग्राम की मात्रा लेते हो तो उसमें भी आपको 144 mg यानी मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाएगा। तो ओवरऑल अच्छा एक चीज ध्यान रखना, सबसे अधिक दुनिया में कैल्शियम के जितने भी सोर्स है ना, उन सभी में सबसे अधिक कैल्शियम रागी में ही होता है। अगर चावल की बात करें तो चावल के अगर आप 100 ग्राम की मात्रा ले रहे हो तो उसमें 19 mg आपको 19 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा। तो चावल एक अच्छा स्रोत नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एलिसा टेस्ट परीक्षण, एलिसा परीक्षण किसी व्यक्ति के कैंसर रोग होने की जांच के लिए प्रथम व सर्वाधिक प्राथमिक परीक्षण के रूप में प्रयोग लाया जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही नहीं है। हमें पता है एलिसा जो परीक्षण होता है ये एड्स के लिए होता है, HIV जो व्यक्ति होता है उसके लिए होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो पहला ये वाला गया, ये वाला गया। लगभग 50% व्यक्तियों का रक्त RH पॉजिटिव होता है, जबकि शेष का RH नेगेटिव होता है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो 2 भी गया, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, टी इसका सही आंसर होगा। तो एलिसा ये हमें पता है ये इसके लिए होता है एड्स के लिए। कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर के लिए कुछ होते हैं बायोप्सी, ठीक है। उसके बाद होता है उसका FNAC एक टेस्ट होता है। ये 2 टेस्ट मुझे याद है, बाकी और भी कुछ टेस्ट होते हैं कैंसर रोग के लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस RH वाले की। तो RH दुनिया में अगर हम बात करें तो लगभग 85% लोग RH प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसके अलावा आपके 15% लोग ऐसे होते हैं जो RH नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट 2 भी गलत है। तो ये थे 2006 के साइंस के क्वेश्चंस सारे के सारे। और थैंक यू फॉर वाचिंग। और कल जो हमारा टेस्ट होगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, कल जो हमारा टेस्ट होगा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए होगा। तो कल उसके क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमी के क्वेश्चंस लेंगे। फिर हम 2000 विविध के कुछ क्वेश्चंस भी हैं उन्हें भी अटेम्प्ट करेंगे, यानी 3 दिन का। और ये 2006 के PYQ 3 दिन के और हैं। उसके बाद फिर हमारा जो है हम सीधे 2007 के एग्जाम में 2007 के PYQ सॉल्व करेंगे। तो अच्छा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों को बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर कोई भी आपको इश्यू आता है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।